Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 10th की क्लास में। मैं रीना टू द पॉइंट में स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बेटा, मैंने 10th की क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में मैंने बजट पढ़ाया था, एक समान परिचय, और उसका अर्थ परिभाषा मैंने आपको बता दिया था, प्लस पारिवारिक बजट के उद्देश्य भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सेकंड पार्ट में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, कि जब हम बजट बनाते हैं तो उससे हमें क्या क्या सूचनाएं उससे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी क्या क्या बजट बनाने से एक लाभ, अगर जनरली कहा जाए तो लाभ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि जब कोई परिवार एक बजट बनाता है, बजट क्या होता है कि कोई एक सप्ताह या एक माह या एक वार्षिक यानी कि एक वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है। अपने घर के खर्च का जो एक लिस्ट बनता है, यानी कि ऑन पेपर हम उसको नोट करके रखते हैं। ठीक है, तो बजट में देखिए क्या है कि सदस्यों के विषय में आवश्यक सूचनाएं। सबसे पहले तो हमें, जब हम बजट बनाते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं, सदस्यों की आय क्या है, स्त्री पुरुष कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी है, पुरुष का मुखिया कौन है, ये सारी सूचनाएं हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो परिवार के सदस्यों के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। आपको क्या क्या प्राप्त हुआ कि सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्य कितनी है, सबकी आयु कितनी है, पुरुष स्त्री कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी है, और उस परिवार का मुखिया कौन है। ये सारी सूचनाएं हमें एक बजट बनाने से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा आपका है बजट की अवधि संबंधी सूचनाएं। अब देखिए, हमने वही कहा कि बजट आपका क्या होता है कि कुछ होता है कि एक माह के लिए बनाया गया है, कि एक वर्ष के लिए, यानी एक दिन या एक सप्ताह, एक माह या कुछ वर्ष के लिए बनाया गया है। इन सारे, तो इससे क्या होता है कि हमें उस बजट की अवधि की सूचना प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपकी आय की सूचना। अब देखिए, बजट से स्पष्ट अंकित किया जाता है क्या, कि यानी कि उसे लिख दिया जाता है परिवार की कुल आय कितनी है, तो आय के विभिन्न स्रोत क्या हैं, इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, बजट बनाने से पहले उसका एक आकलन करते हैं। तो इससे हमें परिवार के आय की भी पता चल जाता है, और जब परिवार के आय का पता चल जाता है तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी बजट को बनाते हैं, बचत करते हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन का एक अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा आपका है व्यय की सूचना। अब देखिए, बजट बनाने क्या होता है कि एक परिवार बजट बनाकर कितने खर्चे कर रहे हैं, किन किन मदों पर, या जो भी विभिन्न मद होते हैं उस पर कितना कितना वो व्यय करता है, उसका एक विवरण हमें प्राप्त हो जाता है बजट से। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका है बचत की सूचना। अब जब आप बजट बना रहे हो तो उससे एक सूचना तो हमें प्राप्त होती है कि क्या कहते हैं कि आय व्यय का आंकड़ा स्पष्ट हो जाता है, और परिवार की निश्चित अवधि में कुल कितनी बचत की गई, इसकी सूचना भी हमें बजट बनाने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे आपका 6 पॉइंट है आवश्यकताओं की सूचनाएं। अब जब आप बजट बनाते हो या कोई परिवार बजट बनाती है तो उस परिवार की कौन कौन सी आवश्यकता है, किसको वो अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, किसको कम महत्व दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों की भी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। अब उसी में आगे देखिए आपका क्या है, पारिवारिक बजट के संभावित प्रकार, यानी कि बजट जो होता है उसका इन्होंने क्या है, एक प्रकार बताया है। ठीक है, प्रकार तो सबसे पहले क्या होता है, प्रकार में पहला प्रकार इनका संतुलित बजट। तो संतुलित बजट में क्या होता है, जब परिवार का आय और व्यय बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवार का एक संतुलित बजट कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार के बजट की व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें कर्ज लिए कोई परिवार अपनी वर्तमान में स्वीकृत आवश्यकताओं की पूरी करता है। यानी कि क्या होता है कि बजट का समाधान वो प्रावधान नहीं करता, और भविष्य जितनी भी आवश्यकताएं, यानी जितना उसकी आय होती है उतना वो खर्च कर देता है। ठीक है, बजट कुछ भी नहीं होता है अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि उसकी मासिक आय कितनी है, कुल मासिक आय बराबर उसकी कितनी है, 15,000 है। कितना है, 15,000 है। ठीक है, ये 15,000 है, और उसने कुल मासिक व्यय कितनी की, मासिक व्यय कितना किया,
कुल उन्होंने 15,000 जितना था उतना पूरा उन्होंने खर्च कर दिया। और बचत कितना आया, बचत कितना हुआ उनका, तो बचत देखा जाए तो उनका बचत बराबर कितना हो गया, कुछ भी नहीं, 0%, यानी कि उनने कोई बचत नहीं किया। तो आपका ये कैसा बजट हो गया, ये आपका संतुलित बजट है कि आय व्यय एक बराबर हुआ। घाटे का पारिवारिक बजट, तो देखिए घाटे का जो पारिवारिक बजट है वो क्या होता है कि जितनी आय है उससे ज़्यादा खर्च करना, यानी कि अगर उसका कुल कमाई कितनी है, 15,000 है या 14,000 है, तो वो खर्चा कितना कर रहा है कि 15,000 है तो वो 16,000 खर्च कर दे। 16,000 खर्च कर दे या 15,000 खर्च कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, घाटे का पारिवारिक बजट। यानी कि वो 15,000 कमा रहा है तो पूरा 16,000 वो खर्च करता है, तो आपका वो क्या होगा, एक घाटे का बजट होता है। ठीक है, इस प्रकार के बजट में परिवार की समस्त स्वीकृति जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो बाहरी स्रोत से जो ऋण लेना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं कि वो घाटे का होता है। इसमें परिवार क्या करता है, ऋण लेता है अपने खर्चे को चलाने के लिए, तो इसे क्या कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। और ये देखा जाए तो ये बहुत उत्तम नहीं होता है, इसे उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाती है तो उस समय इसके लिए कोई भी स्वीकृति नहीं होती है। अगर इस तरह से देखा जाए, जैसे आपका देख लीजिए घाटे के बजट में उसका मासिक आय कितनी हो गई, मासिक आय उसकी अपना कितना है, 15,000 है। कितना है, 15,000 है। ठीक, और मासिक आय उन्होंने व्यय कितना किया, एक महीने में व्यय कितना किया, व्यय किया 16, कितना किया, 16,000 व्यय कर दिया। तो इनकी बचत जो है कितनी आएगी, बचत कितनी आएगी, बचत हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इनका बचत तो होगा नहीं, घाटे का होगा, क्योंकि घाटा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इनके पास ये 15,000 कमाते हैं, कितना कमाते, 15,000 कमाते हैं और व्यय कर रहे हैं आपका 16,000 व्यय कर रहे हैं, तो 1,000 इनका, यानी 15 कमा रहे हैं, एक इनका क्या ऋण में चला जा रहा है। ठीक है, यानी घाटा हो रहा है इनका, 1,000 का घाटा हो रहा है। ठीक है, इनका 1,000 का घाटा हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं घाटे का बजट। अब अगला आपका लास्ट प्रकार जो होता है बचत का बजट। ठीक, ये सबसे उपयोगी और सबसे उत्तम बजट इसी को कहा जाता है, इसी से बजट बनाया जाता है। जब देखिए कुल आय की तुलना में व्यय का प्रावधान कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बजट का पारिवारिक बजट कहते हैं। ठीक है, अगर किसी परिवार की मासिक आय कितनी हो गई, उसका 15,000 है, 15,000 वो कमा रहा है एक महीने में, और व्यय कितना कर रहा है, 14,000 कर रहा है। कितना कर रहा है, 14,000 कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत उसकी एक महीने की कितनी होगी, 1,000 वो बचा रहा है अपना पैसा, तो उसका क्या होगा, ये बचत का एक बजट होता है, इसे ही सर्वोत्तम बजट माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको पढ़ना है पारिवारिक बजट की प्रमुख मदों की रूपरेखा, यानी कि पारिवारिक जो बजट बनाया जाती है उसके मद यानी आवश्यकताएं जो होती है उस घर के, वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो भोजन और समृद्धि की जो वस्तुएं होती हैं, तो हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या होता है, भोजन होता है। तो सबसे पहला मद यानी पहली आवश्यकता आपका भोजन होता है, भोजन पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, इसमें खाद्य सामग्री, दूध, दही, घी हो गया, इसके अतिरिक्त ईंधन भी आपके ये क्या हो जाएंगे, भोजन या समृद्धि के हो जाएंगे। परिवार के सभी सदस्यों के लिए क्या होता है कि आपको संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता को ध्यान में रख के ही बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सूझबूझ के करना पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट आपका वस्त्र आता है। देखिए आपकी उसके बाद आवश्यक आवश्यकता में आपकी कौन सी आती है, वो वस्त्र आते हैं। क्या आते हैं, वस्त्र आते हैं। अब इस पे भी एक सूझबूझ के द्वारा ही हम अपने मद को उच्चतम सीमा पर भी कुछ नहीं खर्च करते हैं। जैसी आवश्यकता होती है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा रहन सहन होता है, उसी हिसाब से हम वस्त्रों पर अपने पैसे या आय को खर्च करते हैं। अगला जो मद है वो है मकान तथा आवास। ये आवास है, आवाज नहीं।
संबंधी आवश्यकताएं। अब देखिए मकान और आवास संबंधी ये भी आपकी एक आवश्यक आवश्यकता है, यानी हमारी आवश्यक आवश्यकता किसे मानी जाती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपकी मकान, तो हमारे पास जो भी आय होता है तो उसको बनाने के लिए भी हम अपने बजट को भी ध्यान में रखते हैं, और आवास संबंधी मद के लिए हम अपने बजट को बनाए रखते हैं। इसमें देखिए गृह कर भी आता है, बिजली भी आती है, पानी भी आते हैं, बिजली के पानी की, और इसके अतिरिक्त घर की पुताई हो गई, उसकी रख रखाव हो गया, ये सारे मद किस में आते हैं? घर के खर्चे में आते हैं, मकान के खर्चे पर माने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि घर के अनावश्यक व्यय। देखिए घर के अनावश्यक व्यय के देखिए कुछ मद जैसे होते हैं कि आपके जैसे घर पर प्रयुक्त होने वाले उपकरण हो गए, उसकी मरम्मत कराना हो गया, बर्तन खरीदना हो गया, फर्नीचर खरीदना या उसकी मरम्मत करना, उसको पॉलिश करवाना हो गया, धोबी, मेहतर, नाई, चौकीदार, जो भी चीज़ें होती है जो उस पर व्यय किया जाता है, ये आपके अदर में आ जाते हैं, यानी कि घर के अदर क्या कहते हैं उसमें व्यय में आ जाते हैं या मद में आ जाते हैं। देखिए आपका एक पॉइंट यहाँ पे शायद मिस हो रहा है, 4 पॉइंट आपका मैंने नहीं पढ़ाया। 4 पॉइंट आपका है शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मद। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरत हमारी आवश्यकता है कि बच्चों का जो शिक्षा होती है और उनके स्वास्थ्य पर भी हम व्यय करते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि बजट का मद निर्धारित करना। कभी कभी बच्चों को कुछ विषयों के अतिरिक्त शिक्षण की ट्यूशन या प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, तो हमें उसके लिए भी अपने बजट में उसका भी प्रावधान या धन की आवश्यकता होती है। तो परिवार में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को ध्यान देखना, साथ में उनके जो शैक्षिक स्तर है उसको भी हमको वर्तमान में ध्यान देना है, उस पर तभी खर्चा कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पर भी ये भी हमारी बजट का एक मद हो जाता है। अन्य मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपका आता है यातायात संबंधी मद। देखिए घर से यातायात संबंधी यानी परिवार के कुछ सदस्य नियमित रूप से कहीं ना कहीं उनको बाहर जाना पड़ता है, तो यातायात के जो साधन होते हैं, ठीक है, वाहन हो गए या वाहन के पेट्रोल या उसकी मरम्मत पे व्यय करना पड़ता है, कभी किराए के रिक्शे, बस, ट्रेन आदि की टिकट पे व्यय करना पड़ता है, तो ये भी इसका भी अवलोकन हम अपने बजट में करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है व्यक्तिगत संबंधी मद। देखिए व्यक्तिगत यानी हर एक व्यक्ति का, सबका अपना व्यक्तिगत यानी परिवार के सभी सदस्यों का अपना एक व्यक्तिगत खर्चा होता है, अपना एक आवश्यकता होती है, जैसे किसी को क्लब जाना होता है, किसी को रेस्टोरेंट जाना होता है, साथ में मनोरंजन करने की, तो ये ढेर सारी जो भी होते हैं, किसी को चाय, कॉफ़ी, पान, सिगरेट की आवश्यकता होती है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकता मानी जाती है। ठीक है, बचत संबंधी मद। देखिए सारे जितने भी आप लोगों ने आपके भोजन हो गए, वस्त्र हो गए, मकान हो गए, शिक्षा, ठीक है, अन्य आवश्यकता, यातायात, व्यक्तिगत, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आपका एक सबसे बड़ा मद जो बचता है, यानी बजट का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है बचत करना। तो सारी चीज़ों को सूझबूझ के साथ करना, ठीक है, उसकी मितव्ययता जैसे कुछ प्रयास करने की भी आवश्यकता, मितव्ययता मतलब होती है बचत करने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट आपको इसमें क्या पढ़ना है, अगला आपको पढ़ना है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। अब देखिए परिवार से बजट बनाने का लाभ सबसे ज़्यादा किसको होता है, वो परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। बजट बनाने का काम सबसे क्या कि हम परिवार के बजट को, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा लाभ किसको होती है, गृहिणियों को होती है। गृहिणी लिखा हुआ है, इसको गृहिणी कर लीजिए। गृहिणियों को होता है, ठीक है, गृहिणियों को होता है, ठीक, साथ में अर्थशास्त्रियों को होता है, अर्थशास्त्रियों को हो गया, समाज सुधारकों को और सरकार को भी लाभ होता है बजट बनाने से। ठीक है, तो गृहिणियों को देखिए सबसे ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि घर के कार्यों में सबसे ज़्यादा जो है भाग किसका होता है, भागीदारी किसका होता है, गृहिणियों का होता है। तो गृहिणी को लाभ होता है कि आय उचित उपयोग में
क्या करती हैं, उनके आय जो भी होता है वो उचित उपयोग बजट बना के उसका उचित उपयोग करती हैं, ठीक है, अपना कर्तव्य पालन करती हैं और बजट के अनुसार ही व्यय करने पर उन्हें उचित उपयोग हो जाता है। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण, बजट बनाने से गृहिणी को यह लाभ होता है कि जो अनावश्यक व्यय होते हैं उस पर नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका है, थर्ड पॉइंट आपका है कि आय व्यय के संतुलन में सहायक। देखिए बजट बनाने से गृहिणी क्या करती है कि उसका जो आय है, यानी कि जितना आय आ रहा है उसी हिसाब से वो व्यय करती है, उसके संतुलन को बनाए रहती है। कभी भी परिवार को ऋण में नहीं जाना या घाटे के बजट में नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। मितव्ययता की आदत का विकास। मितव्ययता मैंने अभी आपको बताया कि मितव्ययता में होता है बचत करना, ठीक है। तो गृहिणी को एक लाभ ये भी होता है कि उससे मितव्ययता यानी बचत करने की एक विकास आदत का विकास हो जाता है। वो अपने आय व्यय को संतुलित करके वो बचत भी अपने परिवार के लिए करती रहती है। पांचवा पॉइंट आपका है परिवार को ऋण से बचाने में सहायक। देखिए जब वो आय व्यय में संतुलन बना रहेगा, ठीक है, और वो बचत करती रहेगी तो कभी भी उसे ऋण नहीं लेना पड़ेगा। तो गृहिणी को एक लाभ इससे भी ये भी प्राप्त होता है बचत बनाने से। अगला पॉइंट आपका है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। जब एक गृहिणी अपना क्या करती है, बजट बना लेती है कि हमारे पास इतना आय है और कितना परिवार में व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी है, सबके ऊपर वो अपना अपना एक वो बना देती है। तो उससे क्या होती है, परिवार के सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं उससे पूर्ति करने में उससे सहायता मिल जाता है बजट बनाने से, ठीक है। बचत करने में सहायक। अब बचत करने में भी उसको सहायक हो जाता है। जब वो बजट बना लेती है तो उसी हिसाब से खर्च करती है और उसी में से थोड़ा से बचत भी कर लेती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है सुख शांति तथा समृद्धि में सहायक। जब परिवार में कभी ऋण नहीं लेना पड़ेगा, सभी की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेंगी, तो परिवार में सुख समृद्धि भी अपने आप ही बनी रहेगी। और देखिए जब बजट होता है, अगला पॉइंट है बजट भी अगर आपका बिल्कुल संतुलित है, बचत आप कर रहे हो, तो आपके रहन सहन के स्तर में भी उन्नति होने में सहायक मिल जाता है बजट से, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्रियों को लाभ। देखिए जो हमारे समाज के अर्थशास्त्री होते हैं उनको भी बजट से सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से हो जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्रियों द्वारा जो भी विभिन्न परिवार द्वारा बनाए जाने वाले बजट होते हैं उसका वो क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं और विश्लेषण करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमको एक जो नीति बनानी होती है, ठीक है, जो भी निर्धारण करना होता है उसमें सहायता मिल जाता है। आयकर हो गया या व्यय कर हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं उस पर निर्धारण करने में अर्थशास्त्रियों को इजीली ही उनको हेल्प मिल जाता है। समाज सुधारकों को देखिए प्रत्येक समाज की जब अपनी आर्थिक सामाजिक समस्याएं होती हैं वो बजट बनाने से उनको पता चल जाता है और वो क्या कहते हैं, जैसे समाज में मान लो व्यक्ति गरीबी और या ऋणग्रस्तता हो गई या जुआ, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, बाल श्रमिक, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ जो समस्याएं होती हैं उनके निवारण में क्या करते हैं, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न प्रयास करती हैं और इन्हीं कारणों को जानने में बजट का अध्ययन सहायक हो जाता है, ठीक है। अगला सरकार का है, जब आप बजट बनाओगे और बचत करोगे तो उससे क्या होगा, बचत करोगे तो ऐसा तो है नहीं उसको अपने घर में कैश रखोगे, तो उसे बैंकों में डालोगे, ठीक है। जो भी चीज़ें जैसे नागरिकों की समस्या को जानने या बचत करने की योजना लागू करने, तो इन सारी चीज़ों का जैसे किसी देश में प्रशासन दिखाने आदि पर अनावश्यक व्यय बढ़ रहा है तो वहाँ की सरकार इस प्रकार के व्यय पर नियंत्रण रखने में इन वस्तुओं पर क्या कर देगी, वृद्धि कर देती। और वृद्धि करने के बाद देखिए जब क्या होता है, समाज में किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो वो उस पर वृद्धि कर देते हैं और जिससे एक सरकार को इससे लाभ हो जाता है। बैंक में रखते हो तब भी सरकार को इससे लाभ होता है, ठीक है। तो बजट बनाने से इन सारे चीज़ों को एक लाभ मिलता है। देखिए अगली हेडिंग आपकी आएगी पारिवारिक बजट, ठीक। बजट निर्माण में बाधाएं, अब क्या आएंगी, बाधाएं, ठीक है, क्या आएंगी, बाधाएं। तो बाधाओं में पहली हेडिंग आपका होगा देखिए सबसे पहला जो होता है कि बाधाएं कहाँ से आती हैं, बाधाएं आपकी अज्ञानता हो गई, ठीक है, क्या हो गया, अज्ञानता हो गया। तो अज्ञानता के कारण लोग क्या करते हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव है और गृहिणियाँ अधिकांश शिक्षित ही होती हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अशिक्षित नहीं हो, मैं आपको शिक्षित कर रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में गृहिणियों द्वारा व्यवस्थित जो बजट बनाया जाता है उसका वो पालन नहीं कर पाती हैं और क्या होता है, इससे भी बजट में ये एक बाधा, अज्ञानता या अशिक्षा भी आती है, ठीक है। बाधा में दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा कि बजट के प्रति जो होता है, बजट जो होता है आपका
इसके प्रति वो उदासीनता नहीं दिखाती हैं। यानी गृहिणियाँ जो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके प्रति क्या होगी, उदासीनता नहीं दिखाएंगी। और परिवार में जो बजट बना सकती हैं तथा यदा कदा इस और उम्मीद भी हो जाती हैं कि वो बजट के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी से अपना निर्वाह नहीं करती हैं, झट पर मानकर छोड़ देती हैं। गृहिणी को क्या होती है, इससे भी एक बाधा उत्पन्न होती है कि बजट सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है बाधा में कि समाज में प्रचलित कुप्रथाएं, कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी हैं जो बजट की असफलता का कारण बन जाती हैं। जैसे कि आपकी कुप्रथाएं देखिए, बजट दो प्रकार की भी होती हैं। एक होती है अधिकांश परिवार गृहिणियों में अर्थव्यवस्था अपना परामर्श सक्रिय योगदान रखती हैं और कुछ को गृहिणियों से वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो भी कुप्रथाएं, जैसे कहीं पर होता है कि कहीं लेन देन या कुछ भी चीज़ें हैं तो उसमें स्त्रियों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जैसे कर छेदन हो गया, जन्मदिन, विवाह, अंतर, तो इन सारे संस्कारों में स्त्रियों से जो नहीं लिया जाता, ये जो सारी कुप्रथाएं आ जाती हैं। देख लिया जाए, जन्मदिन हो गया, बाधा आपके त्यौहार हो गए, ठीक है, विवाह, जन्मदिन मनाया जाता है, विवाह मनाया जाता है, ठीक है, जो क्या कहते हैं अनंत यच्छिद, यानी कि जो मरने के बाद जो संस्कार किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इंसान को करना ही करना पड़ता है, तो ये अनावश्यक व्यय होते हैं। तो इससे भी उनको क्या होती है कि ऋण का बोझ लेना पड़ता है। तो ये हमारी कुप्रथाएं भी हमारे बजट में एक बाधा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पारिवारिक बजट में आने वाली बाधाएं भी पढ़ा दिया। अब आपको मैं अगले पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगी पारिवारिक बजट के निर्माणक सिद्धांत या नियम, यानी परिवार बजट निर्माण के नियम या सिद्धांत को इसके बाद आपको पढ़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी पार्ट के थर्ड पार्ट में मैं फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।